हेलो एवरीवन, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। कैसी चल रही है आपकी सीयूईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन? आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज मैं कवर करने वाली हूँ 2024 का इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर। और इस पेपर को हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। इतना डिटेल कि आपको सभी फैक्ट्स बहुत ही आराम से याद हो जाएंगे, और बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्ट्स भी जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में काम आएंगे। 26 मार्च को आपका एग्जाम है। अच्छे से करिएगा अपनी प्रिपरेशन को। साथ ही साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी और कैसे आप अपनी एडिशनल प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने इस एग्जाम के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए 3 लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगी। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर मॉक टेस्ट की एक सीरीज जहां पर 36 वीडियोस हैं, एंड 36 वीडियोस हैं तो 360 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल डिटेल में बताए गए। एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझाया है। इसके साथ ही साथ एमएच एब्राहम्स की टर्म्स जो हम अभी कवर कर रहे हैं, आज हमारा 18th वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ये ज़रूर आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत से टिप्स मिलेंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और ये 10 पीडीएफ हैं, इनको ज़रूर ऑब्टेन करिए। ऑब्टेन करने के लिए आपको इंक्वायरी करनी है एट दिस लिंक। तो इस पीडीएफ पैकेज के थ्रू तो आपकी बिल्कुल ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी। सब कुछ है यहाँ पर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 80 एमसीक्यूज, 180 इंपॉर्टेंट टर्म्स दी जाएंगी एमएच एब्राहम्स की। इंग्लिश जॉनरा कहाँ से इवॉल्व हुआ था, इंग्लिश नॉवेल्स का, फेमस अमेरिकन ब्रिटिश इंडियन राइटर्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स, नॉन फिक्शन, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड 1000 एमसीक्यूज। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करने का एक और मौका है। आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ टिप्स रेगुलर मिलती रहेंगी। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कौन से ऐसे ऑथर या फिल्म मेकर थे जो कि एक चिल्ड्रन मैगजीन संदेश के एडिटर भी थे? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन रही थी सबको, सुकुमार रे और सत्यजीत रे के बीच में, लेकिन सत्यजीत रे इज द राइट आंसर बिकॉज हमारा क्वेश्चन ऑथर और फिल्म मेकर जैसे वर्ड्स को भी इस्तेमाल करता है। 1961 में इस मैगजीन को रिवाइव किया गया था, ऑल्दो बहुत पहले से स्टैब्लिश हो चुकी थी, और सुकुमार रे भी एक बार एडिटर रहे थे, बट ही वॉज नॉट अ फिल्म मेकर। The magazine was revived under the editorship of Satyajit Ray, the very popular film director, also the grandson of the founder उपेंद्र किशोर रे। इनके ग्रैंडफादर का नाम था उपेंद्र किशोर रे और इनके फादर का नाम था सुकुमार रे। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। देखिए कितना प्यारा सा इसका कवर है, इतना कलरफुल। संदेश मैगजीन बहुत ही पॉपुलर चिल्ड्रन मैगजीन कंसिडर की जाती है बंगाल में, प्राइमरीली because of its long history and association with the renowned Ray family. With its publication initially, as I told you, started by Upendra Kishore Ray Chaudhary and later carried on by his son Sukumar Ray and then grandson Satyajit Ray, जो कि हमारे आंसर हैं इस क्वेश्चन के। अब बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें कंपैरेटिव स्टडी इस्तेमाल की गई है, एंड कंपैरेटिव स्टडी इज नथिंग बट अ कंपैरिजन बिटवीन टू कंपेरेबल एंटिटीज। तो यहाँ पर बस हमें देखना है क्या कंपेरेबल है विद एना कैरेनिना। Comparative study of literature is a technique by way of which two diverse works of literature are juxtaposed, compared to ascertain the presence of similar or dissimilar literary elements. Literary contact between texts can be classified as genetic or typological. Typological contacts stem from those interliterary similarities that are born thanks to the sameness or similarities of the types of circumstances that may manifest in different parts of the world, giving rise to identical ideological and other problems which are then manifested in the literature of these places. तो आपको कितनी अच्छी एक डेफिनेशन दे दी गई है कंपैरेटिव लिटरेचर की कि दो सिमिलर या डिसिमिलर टेक्स्ट को बिकॉज ऑफ सम और दी अदर सिमिलैरिटीज हमें आपस में कंपेयर करना है। हम कंपेयर किसको करते हैं? जिसमें एटलीस्ट कोई ना कोई एक सिमिलैरिटी तो हो।
तो एना कैरेनिना एक ऐसा नॉवेल जिसमें रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत बात की गई थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था इसमें, तो उसका कंपैरिजन हम किसके साथ सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, दैट इज मैडम बॉवरी. Anna Karenina and Madame Bovary are two novels written in two different languages around the same time period, late 1800s की बात करेंगे हम यहाँ पर. Though they belong to two separate countries and are separated in history by a margin of about 20 years, 20 years का गैप है दोनों के बीच में. लेकिन अगर हम कहें सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेटिंग तो वो काफी सिमिलर है. तो आप ऑप्शन 4 इज राइट हियर. तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में, आर फ्रॉम द पेन ऑफ टू सेलिब्रेटेड मेल 19th century राइटर्स, गुस्ताव फ्लॉबर्ट एंड लियो टॉल्स्टॉय. लियो टॉल्स्टॉय फॉर एना कैरेनिना एंड फ्लॉबर्ट फॉर मैडम बॉवरी. Two fictional women have so much in common, and they illustrate the difficulty of women in Europe of that era. So that is the reason these are comparable. Next question. Which novelist has had the rare honor of winning the Nobel Prize of Literature for his or her non-fiction writings? And the correct answer is option 2, Svetlana Alexievich. She is the recipient of numerous awards including the 2015. You need to remember that. 2015 Nobel Prize in Literature. And she got it for being a journalist, जो कि बहुत ही rare दिया गया है. We can even say कि she was the first journalist to receive the Nobel Prize in Literature. तो जिस genre में इनको अवार्ड दिया गया है that is even called documentary literature. As I told you, the first journalist to receive Nobel Prize in Literature. इस पेपर में मैंने एनालाइज किया कि आपको काफी अच्छे से डेफिनेशंस दी गई हैं पहले और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है. अभी देखिए कंपैरेटिव लिटरेचर की क्या डेफिनेशन थी और अब पिकरेस्क की. Picaresque novel is characterized by the adventures and travails of a roguish but appealing character. एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हम एंटी हीरो कह सकते हैं. तो इनमें से कौन कौन से हैं पिकरेस्क वंस? एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, वेनिटी फेयर, डॉन क्विजोट, मॉल फ्लेंडर्स. तो picaresque novel, as I told you, as this question told you, is a genre of prose fiction. It depicts the adventures of a roguish बट वेरी अपीलिंग हीरो. हमें बड़े अच्छे लगते हैं वो हीरो. जनरली उनका सोशल क्लास थोड़ा सा लो होता है. ये सभी नॉवेल्स जो यहाँ पर दिए गए हैं आर दी वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ पिकरेस्क. इनके अलावा एक और है टॉम जोन्स, जिसको कि काफ़ी पॉपुलर और लीडिंग नॉवेल माना जाता है पिकरेस्क कैटेगरी में. वो यहाँ पर नहीं गिवन है लेकिन आप उसको भी कंसिडर करके चलिए, टॉम जोन्स. Next question. Question number 5. In which absurdist play first written in French as Fin de Partie would you find the following characters Ham, Clove, Neg and Nil? And the correct answer is option 2, Endgame. Endgame by Samuel Beckett एक absurdist tragicomic one-act play है about a blind, paralyzed, domineering elderly man, and you can see the year itself 1957. मैच दी फॉलोइंग. मेरे सभी स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें चारों पता हो, लेकिन कम से कम 2 पता होते हैं जनरली और उसके हिसाब से हम मैच आराम से कर सकते हैं और थोड़ी माइंड एक्सरसाइज होती है, पजलिंग होते हैं तो करने में, सॉल्व करने में मज़ा आता है. तो बुकर, ह्यूगो, पुलिट्जर, नोबेल. नोबेल देखिए आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और ऑप्शन 4 के साथ ही नोबेल मैच हो रहा है. देखिए कितना अच्छा दिया गया ऑप्शन 4, क्योंकि नेशनैलिटी की बात नहीं हो रही, किसी भी नेशन से दिया जा सकता है. रिकॉग्नाइजेस ऑथर्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी हु हैव प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वर्क ऑफ एन आइडियलिस्टिक डायरेक्शन. राइट. तो डी और 4 इस हिसाब से हमारे ये 2 ऑप्शंस बच जाते हैं और ये 2 ऑप्शंस 3 और 4 कट हो जाते हैं. इनकी तरफ अब हमें देखना भी नहीं है. अब आप देखिए बुकर प्राइज यहाँ सबसे ज्यादा किसके साथ मैच हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट फेमस अवार्ड इज बुकर.
तो Booker is the one which is given in England and for the best novels published in United Kingdom और Ireland. तो बुकर हमारा यहाँ पर ऑप्शन 2 के साथ ही मैच होता है, इसके साथ ही साथ हम अपने राइट आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं, दैट इज ऑप्शन 2. बाकी अवार्ड्स भी एक बार देख लेते हैं. बी according to this matches with one recognizes outstanding achievement in science fiction and fantasy of literature. तो ये आप अगली बार के लिए याद रख लीजिए. and Pulitzer Prize ऑप्शन सी के साथ मैच करेगा. honors exceptional works in the field of journalism, literature and musical composition, Pulitzer. तो A B C D मैच हो गए हमारे. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. ट्रांसलेशन प्रोसेस को आप लोग ज़रूर कवर करिए. मैं एक सेशन बहुत ही जल्दी ट्रांसलेशन प्रोसेस का कंडक्ट करने वाली हूँ अपनी क्लासेस में. इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. +4 +8 +12 मार्क्स होने की उम्मीद है आपकी, अगर आप ट्रांसलेशन प्रोसेस को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो. साथ ही साथ इन वीडियोस में भी मैं आपको डिटेल में कुछ एडिशनल स्टेप्स बताती जाऊंगी अबाउट ट्रांसलेशन, जिससे कि आपकी यहीं पर अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. एनालिसिस, ट्रांसफर, रिस्ट्रक्चरिंग, इनको हमें ऑर्डर में लिखना है एंड द राइट ऑर्डर इज द गिवन ऑर्डर ABC. सबसे पहले एनालिसिस किया जाएगा, फिर ट्रांसफर और फिर रिस्ट्रक्चर. ट्रांसलेशन प्रोसेस में एक होती है सोर्स लैंग्वेज और एक होती है टारगेट लैंग्वेज. सपोज मैंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, तो हिंदी विल बी कॉल्ड माय सोर्स लैंग्वेज एंड इंग्लिश विल बी कॉल्ड माय टारगेट लैंग्वेज. तो शॉर्ट में इनको SL और TL भी लिखा जाता है. तो हो सकता है इनसे रिलेटेड, इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आपको, राइट. और देयर आर 3 स्टेजेस. उन स्टेजेस में सबसे पहली है एनालिसिस इन विच द surface structure is analyzed in terms of grammatical and semantic, you can say. तो हम सिर्फ देखेंगे कि हिंदी में ग्रामर किस तरीके की इस्तेमाल है, वोकैबुलरी किस तरीके की इस्तेमाल है. दैट विल बी माय एनालिसिस. उसके बाद आएगा स्टेप दैट विल बी ट्रांसफर in which the analyzed material is transferred in the mind of translator. मैं अपने दिमाग में सोचूंगी ना कि इस सेंटेंस को, इस टेक्स्ट को कैसे ट्रांसफर करना है, क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन. एंड देन विल टेक प्लेस द restructuring in which the transferred material is restructured in order to make the final message fully acceptable in the target language. तो किसी भी सेंटेंस को जब मुझे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इट शुड बी ट्रांसलेटेड इन सच अ वे दैट इट इज एक्सेप्टेड बाय द इंग्लिश पीपल. जैसे कि ये सेंटेंस है हमारा, हिंदी में हम कहते हैं कि एक छोटी मुसीबत हटके कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, हम कहते हैं आसमान से टपके खजूर में अटके. अगर आप किसी लेमैन को ये ट्रांसलेट करने के लिए दे देंगे तो द पर्सन विल से, इवन आपका AI भी कह सकता है, फेल फ्रॉम द स्काई एंड स्टक इन अ डेट ट्री. बट द एक्चुअल, अकॉर्डिंग टू द कल्चरल इंटरप्रिटेशन, इट विल बी आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड स्ट्रेट इनटू द फायर. तो ये हमारा इंडियन कंटेक्स्ट, हम इमेजिन भी ऐसा ही करते हैं ना, और ये है हमारा इंग्लिश कंटेक्स्ट. तो इस तरीके से होना चाहिए ट्रांसलेशन. कुछ फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर्स को अरेंज करना है हमें, एंड आपकी आंसर की में 4 गिवन था ऑल दो, लेकिन BCAD इज द राइट आंसर. तो सबसे पहले स्टडी इन स्कारलेट है बाय शेरलॉक होम्स, जो कि 1887 का है. 1887 स्टडी इन स्कारलेट बाय ऑर्थर कॉनन डॉयल, शेरलॉक होम्स. और इसके बाद हमारा आएगा ऑप्शन C, दैट इज हरक्यूल पोयरो. स्टडी इन स्कारलेट का मैंने आपको ईयर बताया 1887. देन इट विल बी पोयरो की स्टोरी है 1920 की. सबसे पहले हरक्यूल पोयरो फर्स्ट अपीयर्ड इन अगाथा क्रिस्टीज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल द मिस्टीरियस अफेयर, जो कि 1920 का है. तो ये हो गया 1920. इसके बाद है हमारे व्योमकेश बख्शी जी. व्योमकेश बख्शी सबसे पहले आए थे सत्यान्वेशी स्टोरी में 1932.
वेरी पॉपुलर, आई लाइक दिस कैरेक्टर। शरदेंदु बंदोपाध्याय का है, बहुत ही वेल नोन फिक्शनल कैरेक्टर है। ब्योमकेश बख्शी फर्स्ट अपीयर्ड एज द कैरेक्टर इन स्टोरी सत्यान्वेशी 1932, और उसके बाद है ड्यूपॉन्ट, दैट इज 1934. This is also called ड्यूपॉन्ट ट्विंस। कुछ ट्विन कैरेक्टर हैं, फिक्शनल कैरेक्टर हैं इन द एडवेंचर ऑफ टिंटिन, द कॉमिक सीरीज बाय बेल्जियन कार्टूनिस्ट हर्ज, HERGE ऐसा है उनका नाम। एंड ब्रदर्स भी बोला जाता है इन कैरेक्टर्स को, ड्यूपॉन्ट को। तो 1932, 1887, 1920 एंड 1934, इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है BCAD। Question 10. X is the practice of converting a text from one language into another language on the basis of sound. Unlike a translation, X doesn't tell you the meaning of the words, but it helps you pronounce them. It changes the letters from one alphabet or language into the corresponding similar sounding characters of another alphabet. Identify the process marked X. And this process is transliteration. कई बच्चे ट्रांसक्रिप्शन के साथ कंफ्यूज हुए थे। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स ऑडियो इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ written format. Translation takes information in a particular language and converts it into one or more additional languages. Transliteration refers to the method of mapping from one system of writing to another based on phonetic यानी कि sound similarity. साउंड सिमिलैरिटी के बेस पर ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी ट्रांसलिटरेशन यू कैन टाइप, यू विल टाइप एक्चुअली, नॉट यू कैन, नमस्ते कैसे आप टाइप करेंगे? इस तरीके से ही टाइप करेंगे ना, अगर खुद से टाइप करेंगे विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी AI टूल। AI टूल्स को प्लीज भूल जाइए। हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? नमस्ते। जब हम नमस्ते को इंग्लिश में इस तरीके से लिखकर ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि नमस्ते के लिए कोई और वर्ड तो है नहीं, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसलिटरेशन। अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स कैन बी शोन टू यू, लेकिन अभी मैं नहीं करवा रही हूँ आपको। जब क्लास में अपना एक सेशन कंडक्ट करूंगी तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं उसको। Transliteration is very different from translation, and the conversion is based completely on the basis of pronunciation, not the meaning. V.S. Naipaul received the Booker in 1971 for his novel. Which one? I know you know. All of you do know. तो Naipaul won it for In a Free State. Yes, you are right अगर आपने यही सोचा है तो। नायपॉल जी के बारे में और भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इंडियन ट्रिलॉजी उनकी काफ़ी फेमस कॉम्बिनेशन है ऑफ 3 नॉवेल्स, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, अ वॉन्डेड सिविलाइजेशन, अ मिलियन म्यूटिनी नाउ। एरिया ऑफ डार्कनेस 1964, वॉन्डेड सिविलाइजेशन 1977, मिलियंस म्यूटिनीज नाउ 1990, जिसमें इन तीनों में उन्होंने इंडिया को बहुत ही क्रिटिसाइज किया, विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय नसीम एजेकियल जी। नसीम एजेकियल जी ने 1984 में एक ऐसे लिखा है, ध्यान से देखिए इसको, ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपको कई बार। नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन, विच वॉज अ रिप्लाई एक्चुअली टू नाइपॉल्स एंड एरिया ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन टी.एस. एलियट जी की पोम के बारे में है, द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock. इन द लाइन आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ ragged claws scuttling across the floors of silent seas, identify the figure of speech. तो एक तो बहुत ही क्लियर है, दैट इज एलिट्रेशन। आप देख सकते हैं, यहाँ स का साउंड है, स का साउंड है, स का साउंड है। इसके अलावा जो यहाँ पर यूज किया गया है दैट इज सिनेक्डॉकी, scuttling across the floors of silent seas. This is synecdoche because first line में a pair of ragged claws is part of the whole that stands for a crab. crab या lobster के लिए यूज किया गया है pair of ragged claws. तो synecdoche के साथ साथ alliteration भी है, ऑप्शन 4 is the right answer. नेक्स्ट, हमें अरेंज करना है इवेंट्स को, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि किसी भी नॉवेल को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो जेने जो कि काफ़ी पॉपुलर मानी जाती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ऑप्शन डी है,
सबसे पहले जेन जो कि गेटशेड हॉल में रहती थी, शी इज सेंट टू रेड रूम बाय बेसी एंड मिस अबॉट. The Reed family do not see Jane as an equal because she was orphaned, and she is later sent to Lowood Institution, a charity school. She finds work as a governess at Thornfield Hall, जहाँ पर वो मिस्टर रॉचेस्टर से मिलती हैं. And Jane discovers that Rochester cannot legally marry her because he already has a wife, Bertha Mason. तो ऑप्शन सी सबसे बाद में आता है और ऑप्शन डी सबसे पहले आता है. बीच में वो स्कूल अटेंड करती हैं और जेन मिलती हैं मिस्टर रॉचेस्टर से. तो ऑप्शन 2 इज द राइट वन, डी बी ए सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेट की सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको चूज करनी है यहां से. ऑप्शन 2, अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड orally that tells a story. इससे सिंपल और अच्छी डेफिनेशन नहीं हो सकती बैलेट की. नेक्स्ट इज पेराप्रेक्सिस. पेराप्रेक्सिस इज फ्रॉइडन स्लिप. जब गलती से आप कुछ और बोल जाते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, दैट इज फ्रॉइडन स्लिप. इफ यू हैव वॉच्ड फ्रेंड्स, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई टेक दी Emily, Ross accidentally says, I take the Rachel. That is parapraxis. Parapraxis एक minor unintentional mistake होती है, such as a slip of tongue, memory lapse भी होता है, कभी कभी misplacement of object होता है, कभी कभी हम मैम की जगह मॉम बोल देते हैं या मॉम की जगह मैम बोल देते हैं. आई लव यू बोल सकते हैं आई लाइक यू की जगह. हो सकता है वो थोड़ा सा इंटेंशनल हो, बट स्टिल अगर अनइंटेंशनल है तो फ्रॉइडन स्लिप की कैटेगरी में आएगा. Identify the early feminist works that discusses male writers like Milton, Pope and Rousseau. तो ये वर्क है जिसमें डिस्कशन नहीं है, इस हिसाब से हमारा ए, बी एंड डी राइट ऑप्शन बन जाता है. Identify the correct chronological order of the following theoretical moments. देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको हमेशा ही कहती हूँ कितना इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है. सबसे पहले आएगा न्यू क्रिटिसिज्म, देन इट विल बी स्ट्रक्चरलिज्म, देन इट विल बी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, देन इट विल बी पोस्ट कॉलोनियलिज्म. ऑल्दो फेमिनिज्म बहुत पुराना है, अगर मैं बात करूं तो 1700s में आ चुका था, बट जिस तरीके से प्रोमिनेंटली आया था, वी कैन से कि इट विल बी आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म. तो 1940s में हम कह सकते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म जेसी रैंसम के साथ, उनकी बुक न्यू क्रिटिसिज्म के साथ, और पोस्ट कॉलोनियलिज्म 1960s का हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म अगेन लेट 1960s का और अर्ली 1970s का. Which of the following is a part of Anthony Burgess Malayan trilogy? टाइम फॉर अ टाइगर है इसमें सबसे पहले, दैट इज 1956, एंड देन इट इज द एनिमी इन ब्लैंकेट, दैट इज 1958, देन इट इज बेड्स इन द ईस्ट, दैट इज 1959. तो ऑप्शन 4 इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन हो जाता है. तो ऑल these books are basically detailed fictional exploration of the effects of Malayan emergency and of Britain's final withdrawal from the Southeast Asian territories as a colony. Next question. Arrange the following Gothic novels in ascending chronological order, oldest first. हम जानते हैं कि ओल्डेस्ट कौन सा है, एंड द ओल्डेस्ट इज कैसल ऑफ ऑटरेंटो जो कि 1764 का है, और इसी हिसाब से हमारा आंसर 2 राइट आंसर हो जाता है, लेकिन बाकी ईयर्स भी हम देखेंगे. तो दिस इज ऑफ 1764, कैसल ऑफ ऑटरेंटो. मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो 1794, मंक 1796 एंड ड्रैकुला 1879. तो क्रोनोलॉजिकल ईयर्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है. ऑथरशिप का भी यहाँ से ध्यान रखिए, हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन मोल्ड होकर आपको अपने करंट एग्जाम में आ जाए, जो कि 26 मार्च को है. आप सभी को याद दिला दूं कि आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ बेसिक टिप्स मिल जाएंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए.
Next question. Select example of speculative fiction from the following. स्पेक्यूलेटिव फिक्शन क्या होती है? ये एक बिग टर्म है, यू कैन से अम्ब्रेला जॉनरा ऑफ फिक्शन, जिसके अंदर सब जॉनरास होती हैं दैट डिपार्ट फ्रॉम, दैट आर अवे फ्रॉम रियलिटी, रियलिज्म, और स्ट्रिक्टली इमिटेटिंग एवरीडे रियलिटी, ऐसा कुछ नहीं होता. इंस्टेड फैंटास्टिकल, सुपरनैचुरल, फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स होते हैं, इमेजिनेटिव एलिमेंट्स होते हैं. यहाँ पर हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, फ़ारेनहाइट 451. अभी तक रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बुक्स आर बीइंग बर्न. यस वी कैन से एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन तो है ही कि वी आर सो डिपेंडेंट दीज डेज ऑन एआई एंड अदर टेक्नोलॉजीज कि हम लोग बुक्स से बहुत दूर जा रहे हैं, ऑल्दो अभी भी बुक लवर्स हैं हमारी दुनिया में. दूसरे एग्जाम्पल्स में आएगा H.G. वेल्स का इनविजिबल मैन एंड मेनी मोर नॉवेल्स एंड वर्क्स जिसमें फैंटास्टिकल एलिमेंट्स को यूज किया गया है. आपको अगर कोई और वर्क याद आता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं. हमारा करेंट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट. अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स. बहुत बार याद करवाया हुआ है मैंने अपनी क्लास में, सभी स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट करके वो याद रख ही लेते हैं. सिगमंड फ्रॉइड का है 1899 एंड देन इट इज वेल रॉट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री 1947 है बाय क्लेंट ब्रॉक्स. 1947 हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस. ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 की एक बुक है बाय जैक डेरिडा 1967. and Simulacra and Simulation is by Jean Baudrillard and it is 1981. तो आप देखिए इस हिसाब से CADB दैट इज द राइट आंसर, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर. एक बार क्रॉस चेक करते हैं. सबसे पहले आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यस. उसके बाद आना चाहिए ए, वेल रॉट अर्न. उसके बाद आना चाहिए ऑफ ग्रामेटोलॉजी, और उसके बाद आना चाहिए ऑप्शन बी. तो यहाँ पर कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ड्रॉप करवाए थे अपने स्टूडेंट से चैलेंज करवाकर. दिस मस्ट हैव बीन फ्रॉम वन ऑफ दोज. आइडेंटिफाई द ऑथर हु इज सेड टू हैव प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट बेस्ट सेलर इन हिंदी. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी देवकी नंदन खत्री. ऑल्दो मुझे बहुत ही अच्छा लगता अगर मुंशी प्रेमचंद या हरिवंश राय बच्चन होते यहाँ पर. काफ़ी फेवरेट राइटर्स में से हैं मेरे. Chandrakanta by Devaki Nandan Khatri was the first modern Hindi novel and a best-seller when it was published in 1888. इससे रिलेटेड एक सीरियल भी था, टीवी सीरियल, जो काफ़ी पॉपुलर था, वंस अपॉन अ टाइम. ऑल्दो टाइम इतना चेंज हो गया है कि अब अगर देखने बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट बचपन में बहुत अच्छा लगा करता था. अब हमें यहाँ पर फिर से ट्रांसलेशन स्टडीज़ का ही एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश टर्म्स तो आप इसको आंसर कर पाएंगे. मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है. सब टाइटलिंग, अ ट्रांसलेशन प्रैक्टिस दैट कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ रिटन टेक्स्ट जनरली ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीन. ये हम जानते हैं, अब इतना देखकर ही हम कह सकते हैं कि एक के साथ ना 4 मैच होगा, और एक के साथ 4 मैच होने वाला एक ही ऑप्शन है. हमारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बाकी सभी ऑप्शंस को भी. B3, transcreation. It is a term chiefly by advertising and marketing professionals to refer to the process of adapting a message from one language to another while maintaining its intent, style, tone and context. वॉइस ओवर, वॉइस ओवर को आप पहचान पाएंगे आराम से. वॉइस ओवर दैट इज सी इज मैचिंग विद 1. ऑल्सो नोन एज ऑफ कैमरा और ऑफ स्टेज कॉमेंट्री इज अ production technique where a voice that is not part of the narrative is used in a radio, television production, filmmaking, theater or other presentation. तो ये हो गया वॉइस ओवर. आराम से आप कर पाते हैं, इसको क्रॉस चेक भी कर पाते हैं. एंड डी इज मैचिंग विद 2, डबिंग. In the video production world, the phrase is used when the original speaker's audio track is replaced entirely by the voice actors. This is we know is dubbing.
हम लोग पिछले कुछ सालों में इतनी मूवीज, टेलीविजन सीरीज, वेब सीरीज देख चुके हैं कि मे बी ट्रांसक्रिएशन छोड़कर हम बाकी टर्म्स आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो 25 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। 3 पार्ट्स में मैं आपको ये कवर करवा दूंगी बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे मोस्ट प्रोबेबली टुमारो एंड डे आफ्टर। और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 10 पीडीएफ्स। इन पीडीएफ्स को कैसे ऑब्टेन करना है आपको, उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं इस टेलीग्राम लिंक पर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। आज की वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, यू कैन मेंशन इन कमेंट्स and you may join the live session for all of these mentioned courses: CUET, UGC, JPSC, English Literature optional for UPSC exams। इन सब कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं along with the coaching for IGNOU Masters English। You can contact on this WhatsApp or you can contact on this Telegram link. I'll provide both the links in description of this video। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।